ओके बहुत सारे लोग ये वीडियो का वेट कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग इस चैनल पे नए होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। ये है 10,000 किलोमीटर्स का ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू अपनी हिमालयन 450 एज नोन एज एरावत 450। और 10,000 किलोमीटर में मैंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, बहुत जगह पे मैंने राइड की है और बहुत सारा खर्चा भी लगाया है, बहुत सारे एक्सेसरीज भी लगाए हैं, प्लस ट्यूबलेस रिम्स लगाए हैं। मतलब बेसिकली एवरीथिंग दैट यू कैन डू ऑन हिमालयन में भी उससे भी ज़्यादा मैंने किया है और अच्छी खासी राइड्स भी की है। और इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स एवरीथिंग अबाउट हिमालयन 450 10,000 किलोमीटर का मेरा एक्सपीरियंस क्या है, खर्चा कितना हुआ है, सर्विस में कितना पैसा लगा है, स्पेयर पार्ट्स कुछ लगा है क्या, या कोई इश्यू आया है क्या, बीच राइड में कोई लफड़ा हुआ है क्या, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो ये वीडियो पूरा देखना। लेकिन उसके पहले हिमालयन 450 एसेंशियल वीडियोज़ ये एक प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें अराउंड 20-25 वीडियो है। अब तक मैंने हिमालयन पे जो कुछ भी काम किया है, लेट इट बी सर्विस और इंस्टॉलेशन, कोई एक्सेसरी हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई हैव डन ऑन हिमालयन, वो सारा उस प्लेलिस्ट में है। अगर आप हिमालयन ओन करते हो या प्लान कर रहे हो लेने का, तो वो प्लेलिस्ट आपकी बड़े काम की है। वो प्लेलिस्ट को सेव करके ज़रूर रखिए और सारे वीडियोस उसमें देख सकते हैं। प्लस यू कैन वॉच माई राइड वीडियोस, क्योंकि उसमें आपको और डिटेल्स मिलेंगी, एकदम स्पेसिफिक डिटेल्स मिलेंगी राइड में मेरे को कैसा फील हो रहा है इस बाइक के बारे में। बाय द वे बात करने के लिए बहुत है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये सबसे डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू है। जितना मैंने ऑनलाइन देखा लोगों के डिटेल में, बहुत कम लोगों के ये वीडियो में एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट। इसलिए देयर लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू टॉक, इसलिए मैं थोड़ा सा मोबाइल में जो मैंने पॉइंट्स मेंशन की है उसको मुझे रेफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपने हिमालयन का ओडो कितना हुआ है। 10,103 किलोमीटर हो चुके हैं और थर्ड सर्विस अब भी बस 3 दिन पहले की है। और जो लोग नए हैं ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम अभिषेक वॉन्डरसन। मैं काफ़ी बाइक राइड्स करता हूँ, बाइक एक्सपीडिशंस करता हूँ और हिमालयन पे स्पेशली इस साल मैंने बहुत सारे राइड्स किए हैं। आने वाले बस कुछ दिनों में अपनी एक बड़ी राइड होने वाली है एंड आई कीप ट्रैवलिंग, सो यू कैन चेक आउट माई चैनल। बहुत सारा कॉन्टेंट अपने चैनल पे है, मोर देन 1000 वीडियोज़, अलग अलग जगह पे, अलग अलग बाइक्स पे बहुत टाइम से हम राइड कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, स्पेशली इफ़ यू लाइक मोटो व्लॉगिंग एंड बाइक ट्रैवलिंग कंटेंट। चलो कमिंग बैक टू द रिव्यू, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स की। बाइक में जो जो इक्विपमेंट लगे हैं उसके बारे में मेरा क्या कहना है, उसमें कोई लफड़े है, इश्यूज है, जो भी है। तो स्टार्टिंग विद इसका सस्पेंशन, बॉस सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है बाइक की, दैट इज़ द सस्पेंशन। सो फार मैंने अभी जितने भी बाइक्स ओन किए हैं उनमें से तो ये बाइक का बेस्ट सस्पेंशन है, हैंड्स डाउन। लेट इट बी फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन। रियर सस्पेंशन का इसका मैजिक आपको बताता हूँ। रियर सस्पेंशन, इसमें अगर आप सामान लोड करोगे, आप पिलियन को लेके जाओगे ना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। स्टॉक सेटिंग पे है, मैंने अभी तक सेटिंग चेंज नहीं किया क्योंकि आई एम ओके विद दैट। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जेंटली गड्ढे, पॉट होल, स्पीड ब्रेकर्स एब्जॉर्ब कर लेता है पीछे। इनफैक्ट आपको कभी कभी समझ में भी नहीं आएगा कि हाँ झटका लग गया, मतलब इतना अच्छा सस्पेंशन है। एंड द फ्रंट सस्पेंशन इज ऑल्सो अमेजिंग। शो ऑफ फोक्स फ्रंट में है, बहुत ही बढ़िया फीडबैक है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। लेट इट बी एट हाई स्पीड्स या गड्ढों पे, ग्रेवल पे, ऑफ रोड पे, या आप सिटी में कम्यूट कर रहे हो, आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी रिगार्डिंग सस्पेंशन। आई लव दिस सस्पेंशन एंड सो फार ये सेगमेंट पे तो भाई दिस इज द बेस्ट सस्पेंशन यू कैन गेट। नेक्स्ट बात करेंगे इसके टायर्स और इसके रिम्स की। तो रिम्स जो है, ये पहले वाले रिम्स जो ट्यूब वाले रिम्स थे उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया है ऑन ट्यूबलेस रिम्स। उसका भी अपना इंस्टॉलेशन वीडियो है चैनल पे। बढ़िया, सो फार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मुझे थोड़ी खटक रही है कि यार फ्रंट टायर में ना मतलब 10 दिन में थोड़ा 2-3 PSI कम हो रहा है। आई एम नॉट श्योर वाई, मे बी टायर यूज्ड है इसलिए हो सकता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो अच्छे से मशीन पे किया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक उसको कोई बड़ा इशू है, इतना भी नहीं है। एक 15-20 डेज में 2-3 PSI शायद कम होता है, तो वो मैनेज कर लूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट राइडिंग एक्सपीरियंस हैज़ बीन ग्रेट। टायर्स भी बहुत अच्छे हैं, C8 के टायर्स है, अच्छी खासी ग्रिप है। ऑफ रोड मैंने हालांकि एकदम रॉकी ऑफ रोड नहीं किया, लेकिन जितना भी किया अच्छा खासा कोंकण में किया है, लोकली किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम आया नहीं। हार्डकोर ऑफ रोडिंग में शायद आपको थोड़े नॉबी टायर्स लगेंगे, लेकिन हाईवे में ये इसका टायर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब ब्रेम्स की बात कर ले तो ब्रेक्स की भी बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग ये बाइक का बहुत अच्छा है। रीजन बिंग इसके जो ब्रेक पैड्स है, ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स है, सेंटर्ड, बहुत एक्सपेंसिव भी है। रिसेंटली अपन ने चेंज किए रियर वाले, 3,500 का एक, मतलब 6,500 के 2 ब्रेक पैड्स है। अराउंड 10,000 किलोमीटर के आसपास जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। मैंने 130-140 में भी हार्ड ब्रेकिंग किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। हाँ, अगर पीछे का ब्रेक थोड़ा सा टाइट लगता है इसका, तो थोड़ा कभी कभी ABS किक इन हो जाता है, पीछे का टायर थोड़ा स्किड, थोड़ा सा संभल के। इट्स अबाउट गेटिंग यूज टू होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक्स में मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू द चैसी, दिस इज अ ट्विन स्पार ट्यूबुलर चैसी। बहुत ही गजब की चैसी है, मतलब इसका जो हैंडलिंग है ना, स्पेशली ऑन हाई स्पीड्स, बहुत अच्छा है। हिमालयन 411 से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
लेट इट बी ऑफ रोड या फिर हाई स्पीड जो हाईवे पे चलती है या तो फिर सिटी ट्रैफिक में काफ़ी निम्बल है। तो बेसिकली चैसी इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड, इट इम्प्रूव्स द रिजिडिटी एंड हैंडलिंग ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग या फिर हाई स्पीड में। चैसी के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे नट्स एंड बोल्ट्स है, तो आप वो धीरे धीरे बात करेंगे। जो चैसी ब्रेक का इशू आपने रिसेंटली सुना था उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये वीडियो में सब अच्छा हम नहीं बोल रहे, जो खराब चीज़ें हैं वो भी बात करेंगे क्योंकि ये ऑनेस्ट रिव्यू है, लेकिन हम एक सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं। हाँ, इसका स्टैंडिंग वेट थोड़ा सा है, मतलब थोड़ी हैवी लगती है बाइक। अगर आप ऐसे इसको खड़ा करोगे फील होता है कि काफ़ी हैवी है, लेकिन हैवीनेस जो है वो 20-30 की स्पीड के आगे आपको फील ज़्यादा नहीं होता। इफ़ यू आर यूज टू सच काइंड ऑफ वेट मोटरसाइकिल का 180, 190, 200 के आसपास अगर आपने कभी गाड़ी चलाई है, उससे ज़्यादा चला है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 196 आई थिंक इसका कर्व वेट है, विच इज़ मैनेजेबल। ऐसा नहीं है, हाइट के हिसाब से आप बात कर रहे हो तो मेरी हाइट है 5'7", मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा काइंड ऑफ फ्लैट फुट ही हो जाता है। ये जो सीट है ये स्टॉक सेटिंग पे है। आई थिंक इट इज़ 825 mm, इसको थोड़ा बढ़ा भी मैं सकता हूँ, लेकिन 825 पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है, मतलब लेट से 5'5", 5'4", 5'3" है, तो आपको इसका लोअर सीट ऑप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैंडिंग वेट के अलावा मुझे ये बाइक के वेट मैनेजमेंट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। एंड यू नो द मैजिक अबाउट दिस चैसी, इसका तो इंजन है ना, दैट इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस मेंबर ऑफ द चैसी। मतलब इंजन हैंगिंग बोल सकते हैं आप, इंजन खुद ही चैसी को पकड़ के बैठा है। तो अगर इंजन के साइड के जो बोल्ट है उनको निकाल दे तो इंजन लटक जाएगा। तो वही इशू हुआ था जिसकी वजह से चैसी लोगों की क्रैक हुई थी। वी विल टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाज द हाईलाइट जब ये बाइक लॉन्च हुई थी। बहुत ही सही है, अब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर उसकी स्क्रीन जो है उसमें 2 ऑप्शन है, एक वाइट रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं। ब्लैक में थोड़ा सा आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा होता तो दिन में भी दिख जाता। दिन में अगर क्लियरली आपको देखना है तो फिर थोड़ा उसको वाइट करना पड़ेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज अमेजिंग। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाती है। उसमें आप डिजिटल मोड भी कर सकते हो, एनालॉग भी कर सकते हो, मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो और कॉलिंग वॉलिंग म्यूजिक कंट्रोल भी हो जाता है। तो बहुत सही है, मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती है एंड इट लुक्स ऑल्सो वेरी गुड, काफ़ी हाई क्वालिटी डिस्प्ले है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इसका जो मैप्स है वो मैप्स को आपको अगर देखना है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे तो आपको मोबाइल शुरू रखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। लेकिन चलो ठीक है, एटलीस्ट दिया तो है। नाउ कमिंग टू द सीट, तो ये सीट जो है ये काफ़ी वाइड है, थाई सपोर्ट भी डिसेंट सा है। आई वुड नॉट से द बेस्ट, लेकिन डिसेंट सा है और कंफर्टेबल तो है। मतलब कंपेयर टू द मोटरसाइकिल सो फार दैट आई हैव यूज्ड, ये सीट अब तक सबसे कंफर्टेबल है, नो डाउट इन दैट। लेकिन थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट बना सकते थे। आई फील कि थोड़ी 411 की सीट भी अच्छी थी, मतलब कंपेयर टू दिस वन ये भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा सॉफ्टर बना सकती थी ब्रांड। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो आफ्टर मार्केट आप जुगाड़ कर सकते हो। रियर सीट भी काफ़ी वाइड है, अच्छी खासी वाइड है एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट अ जेनरस अमाउंट ऑफ पैडिंग, लेकिन इसको भी आप बढ़ा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा सा देख लेना कि अगर आप इसमें पैडिंग कर रहे हो तो हाइट बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से आपकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा मैच होना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट, फ्रंट सीट इज एडजस्टेबल, तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो एंड इट इज़ अ वेरी स्मार्ट मैकेनिज्म, तो काफ़ी हैंडी है। इन केस इफ यू आर अ टॉलर राइडर आपको ये काम आएगी। नाउ कमिंग टू द हेडलाइट्स बॉस, हेडलाइट्स आर वेरी ओके, मतलब भाई कुछ थ्रो ही नहीं है। मतलब रात को अगर आप हेडलाइट के भरोसे चल रहे हो तो आपको लगेगा कि कहीं चालू है कि नहीं, मतलब हल्का सा थोड़ा सा कुछ थ्रो पड़ जाता है बस नेम सेक। लेकिन इसमें आपको ऑक्स लाइट्स लगाने ही पड़ेंगे, जैसे देखो मैंने लगाया HG 70 वाट। बाय द वे वॉन्डर्स एंड गियर्स पे, मतलब हमारे ही ऑनलाइन स्टोर पे आपको बहुत सारी एक्सेसरीज रिलेटेड भी हिमालयन और एनी अदर मोटरसाइकिल बहुत सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी। जैसे देखिए लाइट्स है, हैंड गार्ड्स है, GPS नेविगेशन डिवाइस है, बहुत सारी चीज़ें, फोक सील कवर्स, एयर सीट, मतलब बहुत सारे हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें कैटलॉग लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, कैटलॉग देख सकते हैं और उसमें सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। चलो ये तो होगी हेडलाइट की बात, लेकिन मिरर्स की बात करें तो इसके जो स्टॉक मिरर्स थे ये मैंने चेंज कर लिया है। स्टॉक मिरर्स आर ऑल्सो, मतलब रॉयल एनफील्ड के सेम हेडलाइट, सेम मिरर्स और ऑन मोटरसाइकिल्स। कुछ ज़्यादा व्यू नहीं है, कंसिडरिंग दिस इज एडवेंचर बाइक। थोड़े से बड़े, थोड़े वाइड मिरर्स होने चाहिए थे, स्टॉक मिरर्स बहुत ही छोटे हैं। हाँ, रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड्स एन एक्सेसरी टूरिंग मिरर्स, लेकिन वो भी छोटे ही है, मतलब इट्स वेरी स्मॉल। दीज आर डबल टेक मिरर्स, तो ये काफ़ी वर्सेटाइल है, यूनिवर्सल है, तो मैं परमानेंट वन टाइम अगले बाइक में भी अपन लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वाले लगवा लिए। लेकिन डिपेंड करता है, काफ़ी लोग एवेंजर के मिरर्स भी लगाते हैं क्योंकि वो थोड़े वाइड है, बड़े हैं, सस्ते में मस्त हो जाता है काम, तो वो भी आप लगा सकते हो इफ़ इन केस यू वांट टू चेंज मिरर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग ऑन द इक्विपमेंट लिस्ट इज द कोन सेट। देखिए हिमालयन 411 का कोन सेट में बहुत सारे लफड़े थे, मतलब भाई नई बाइक खरीदी की कंसिडर करके चलते थे लोग, कोन सेट का लफड़ा होने वाला है। ये बाइक में भी बहुत सारे लोगों को हुआ है, लेकिन फॉर्चुनेटली अब तक मुझे नहीं हुआ है। तो हालांकि मैं एकदम हार्डकोर लद्दाख जैसी जगह पे लेके अभी तक गया नहीं हूँ, अभी बस कुछ दिनों में जाने वाला हूँ ऐसी टाइप की जगह पे, लेकिन सो फार कोई इशू हुआ नहीं है, तो आई एम ओके विद दैट। अब अगर होता है तो मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगा।
नाउ कमिंग टू द बैक साइड, ये देखिए इसके टेल लाइट्स जो है ये थोड़े से मतलब नॉट नॉर्मल, ये इंडिकेटर्स में ही इंटीग्रेटेड है, काइंड ऑफ BMW जैसा थोड़ा किया है इन्होंने, अच्छे लगते हैं, आई पर्सनली लाइक इट। थोड़ा सा यूनिक भी लगता है और दिखने में बाइक के प्रोफाइल के हिसाब से अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे का सेक्शन थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, मतलब बाइक सामने से एकदम टॉल लगती है और पीछे से थोड़ी सी शॉर्ट लगती है, तो दैट्स ओके, मतलब वो डिज़ाइन ही वैसी है। लेकिन पर्सनली अगर आप पूछे तो थोड़े टेल लाइट्स का थोड़ा वो पोर्शन जो है थोड़ा ऊपर अगर होता तो और ज़्यादा बेटर लग सकता है, लेकिन दैट्स जस्ट नेट पिकिंग। नाउ कमिंग टू द एग्जॉस्ट नोट, देखिए एग्जॉस्ट नोट इज़ रियली नाइस, आई एन्जॉय इट। थोड़ा सा थंप है, थोड़ा आरी वाला फील है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा हल्का सा विस्लिंग भी है। इफ़ यू जस्ट ड्राइव इट नॉर्मली, थोड़ा सा विस्लिंग है, थोड़ा सा अच्छा एडवेंचर बाइक का भी फील देता है। तो आई लाइक द एग्जॉस्ट नोट, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड भी फील होता है। गाइस वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो काफ़ी डिटेल्स है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इक्विपमेंट, इसकी जो टैंक है, वेरी गुड, 17 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी, डिज़ाइन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आती है। प्लस साइडलिंग के हिसाब से उन्होंने ऐसा शेप बनाया कि आपको साइडलिंग में दिक्कत ना, आप जब सामने जाते हो फिर भी टैंक बीच में नड़ती नहीं है, काफ़ी अच्छी टैंक है। 17 लीटर्स आराम से आपको प्यार से चलाओगे ना तो 400 किलोमीटर की रेंज तो मिल ही जाएगी, मे भी ज़्यादा भी मिल जाएगी। अब मुझे पर्सनली एक 350-400 के आसपास मिल जाती है, अगर मैं बहुत ज़्यादा भगाऊँ तो फिर थोड़ी कम हो जाती है। माइलेज के बारे में हम बात करेंगे। नाउ कमिंग टू द कंसोल और ये सारा सामने का पार्ट, तो यहाँ पे इसका जो क्लच लीवर है, इट्स नॉट वेरी हार्ड लेकिन इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट इधर, ठीक है, अब तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा स्लाइटली, मतलब इतना कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, लेकिन हाँ हार्ड तो थोड़ा सा है। एंड व्हेन यू कम्स टू द बटन्स का फीडबैक अच्छा है, टिपिकल रॉयल एनफील्ड बटन्स है, ऐसा कोई नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट। हाँ इसका जो जॉयस्टिक है उसका थोड़ा सा सेंसिटिविटी कुछ अजीब सा है, मतलब उसका जो फीडबैक आता है ना, जैसे हम लेफ्ट राइट करते हैं तो उसका फीडबैक थोड़ा बेटर हो सकता था, क्योंकि ग्लव्स पहनने के बाद ना समझ में आता नहीं है, कभी कभी वो हैंडल होता नहीं है, स्क्रीन पे हमको कहीं कुछ चीज़ क्लिक करनी है तो वो क्लिक नहीं हो पाती, नीचे चली जाती है, तो वो थोड़ा सा है। आई थिंक वो फ्यूचर अपडेट में थोड़ा अच्छा वाला जॉयस्टिक लगा लेंगे, लेकिन हाँ नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट, काम तो उसमें हो रहा है। नाउ कमिंग टू द साइड स्टैंड, काफ़ी अच्छा है, फोर्स्ड तरीके से बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गाड़ी को ज़्यादा ही झुका देता है, मतलब गाड़ी का जो लीन एंगल है बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने उसके बेस में एक मेटल मतलब एक एक्सेसरी आती है वो लगाई है, तो इन दैट केस थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है, इसीलिए अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, तो पहले भाई इससे भी ज़्यादा झुक जाती थी बाइक। मेन स्टैंड की अगर बात करें तो मेन स्टैंड का अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि मेन स्टैंड बाइक को उठाते उठाते भाई बहुत हैवी फील होती है, स्पेशली अगर आपने एक्सेसरीज लगाई हो, जैसे क्रैश गार्ड लगाए हो, पीछे पैनियर्स के लिए रैक्स लगाए हो, तो थोड़ा आपको एडिशनल वेट हो सकता है, मतलब काफ़ी हैवी फील हो सकती है टू लिफ्ट इट एंड पुट इट ऑन मेन स्टैंड, लेकिन आई थिंक ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द हैंडल बार, इसका हैंडल बार अच्छा है, इतना वाइड नहीं है, हालांकि थोड़े आफ्टर मार्केट ऑप्शंस आप देख सकते हो, लाइक इफ़ यू वांट, अगर आप अनकंफर्टेबल हो, अच्छा है, लेकिन मैंने थोड़ा रिव्यूज़ में देखा है लोगों का कि अगर बाइक गिरती है तो ये थोड़ा बैंड हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन या मुझे लगता है कि आई डोंट हैव पर्सनली एनी प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसकी हाइट थोड़ी नीचे है, तो मैंने हैंडल बार राइजर्स लगा लिया है मेरे हाइट के हिसाब से, अगर आप मुझे से टॉल हो तो आपको डेफिनेटली लगाने पड़ेंगे। एंड देन कम्स द राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो आप एक्सेलरेशन देते हो इट इज़ राइड बाय वायर, मतलब ये सेंसर बेस्ड होता है, इसमें कोई केबल इंगेज नहीं होती कि भाई केबल खींच रही है और फिर जा रही है, तो काफ़ी स्मूथ फील होता है। अगर आपने राइड बाय वायर वाली बाइक नहीं चलाई अब तक, जैसे मैंने, मेरी प्रीवियस बाइक्स नहीं थी, तो ये काफ़ी मुझे स्मूथ लगा, तो अच्छा रिस्पॉन्स देता है, बस थोड़ा सा यूज टू होने में आपको पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज नाइस, मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा भी थ्रॉटल देते हो इमीडिएटली आपको एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन मिल जाता है, रिस्पॉन्स अच्छा है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी का, वेरी वेल इंटीग्रेटेड। नाउ कमिंग टू द कैरियर ऑन द बैक साइड, कैरियर स्ट्रेंथ इज नाइस, मतलब जो हिमालयन 411 में इश्यूज होते थे लोगों को कि भाई टॉप बॉक्स अगर ज़्यादा हैवी कर दिया, मैंने पर्सनली मेरा एक दोस्त था राइड पे, उसका टॉप बॉक्स हैवी था तो कैरियर भाई टूट गया, तो इन दैट केस मुझे अब तक कोई इशू नहीं आया, मैं टॉप बॉक्स भर के लेके जाता हूँ, मतलब 10-12 किलो तो हो ही जाता है, हालांकि 5 किलो बोलते, लेकिन पीछे जो बेस प्लेट होती है ना वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की हो तो थोड़ा सा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वेट हो जाता है और अच्छे से गाड़ी हैंडल हो जाती है। अब कोई वॉबलिंग ऐसा मुझे फील हुआ नहीं, क्योंकि मैं 10 किलो से ज़्यादा करता हूँ, अगर आप टॉप बॉक्स ज़्यादा हैवी करोगे तो थोड़ा सा शायद आपको हैंडल बार वॉबल कर सकता है ऑन हाईवे, विच इज़ नॉर्मल फॉर लार्जर मोटरसाइकिल्स ऑल्सो। एंड द लास्ट फ्यू पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट लिस्ट, यहाँ पे जो चार्जिंग सॉकेट है USB Type-C अच्छा है, मतलब आई हैव अ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, काफ़ी बड़ा फ़ोन है, बहुत बड़ी बैटरी है उसमें, ईजिली चार्ज हो जाता है, फास्ट भी हो जाता है, मतलब कंसिडरिंग में अगर लगा के रखूँ और 1-1.5 घंटा बाइक चलाऊँ ना तो एक 50% के ऊपर तो आराम से चला जाता है, तो आई हैव नो प्रॉब्लम। इसका चार्जिंग पॉइंट इज़ नाइस। सेकेंडली इसमें जो राइडिंग मोड्स है
वो मुझे थोड़े गिमिकी लगे। फ्रैंकली मैंने आज तक राइडिंग मोड्स कभी चेंज किए ही नहीं। पहले मैंने ट्राई किया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो सेम ही लग रहा है, मतलब ऐसा कोई फ़र्क है नहीं। तो मैं इसको मतलब जो स्टॉक मोड है वही उसी पे रखता हूँ, परफॉर्मेंस मोड पे, और फिर वो बाइक वैसी चलती है। बाय द वे, अगर आपको राइडिंग मोड्स में कुछ डिफरेंस फील हुआ, माइलेज ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलो, ये हो गए इक्विपमेंट की बातें। वीडियो बड़ा हो रहा है आई नो, लेकिन बहुत डिटेल में वीडियो हुई है, तो वीडियो पूरा देखना अगर आप हिमालयन लेने की सोच रहे हो, अगर आपके पास है। नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, हाईवे परफॉर्मेंस, ऑफ रोड एंड सिटी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिफाइनमेंट की। देखो, रिफाइनमेंट तो बाइक की है, ऐसा नहीं है, अच्छी है, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन हिमालयन है। हालांकि ये सेकंड लॉट वाला मेरी बाइक है, तो थोड़ी सी रिफाइंड अच्छी है, डिसेंट है, आई हैव नो कंप्लेंट। लेकिन हल्का सा हम जब चलाते हैं, इंजन गर्म हो जाता है, हल्का सा एक नॉकिंग साउंड आता है, विच इज़ नॉर्मल इन KTM ऑल्सो, बहुत सारे बाइक्स में होता है वो थोड़ा सा है। और स्मूथ तो फील होती है, नो डाउट इन दैट, लेकिन हल्का सा मतलब आई वुड से कि स्मूथ है, लेकिन एक पॉइंट नीचे ऐसा है। परफॉर्मेंस इज गुड, मतलब एक्सेलरेशन इसका अच्छा है। इनफैक्ट इसका टॉर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाईवे पे ओवरटेकिंग में बहुत मज़ा आता है। प्लस ये 100-120 आराम से क्रूज कर लेती है, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट 130 भी आराम से क्रूज कर लेती है। हाँ, बस 120 के ऊपर एक्सेलरेशन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन जाती तो है बॉस। 130-140 आराम से चलती है, बढ़िया एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसका स्वीट स्पॉट जो है वाइब्रेशंस का, वो 90 ऐसा समझ लो, 90 to 110-115 वाइब्रेशंस है। यस, मतलब वो एक पर्टिकुलर स्पीड है जिसमें हम टूरिंग करना चाहते हैं, और उसी में थोड़े से, आई वुड नॉट से वाइब्रेशंस है, बज़ है। वाइब्रेशंस नहीं बोलेंगे, वाइब्रेशंस मतलब वो ओल्ड बुलेट में होते थे वैसे नहीं है, बस बज़ है, विच इज़ नॉर्मल। कोई भी सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल ले लो, KTM ले लो या BMW ले लो या कोई भी सिंगल वाली ले लो, वाइब्रेशंस तो होते ही है, उतने ही है इसमें, बस लाइट बज़ है, नथिंग एल्स। कोई बॉदरिंग नहीं है आपको, कोई ऐसा भाई हाथ नम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 115 के ऊपर वाइब्रेशंस मतलब गायब, बहुत ही कम, ऐसा लगेगा आपको कि पैरेलल ट्विन चला रहे हो। काफ़ी स्मूथ हो जाती है आफ्टर 120, लेकिन हालांकि आई डोंट रिकमेंड हाई स्पीड्स लाइक दैट, लेकिन कभी कभी हम चले जाते हैं तो आपको काफ़ी डिफरेंस फील होगा 120 के ऊपर। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो बढ़िया है, जैसे मैंने बात की चेसी के बारे में, स्टेबिलिटी वाइज मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। इनफैक्ट मैं पायनियर सेटअप लेके, टॉप बॉक्स लेके चलता हूँ। ट्रैफिक आ गए तो थोड़ा सा ये भी कर लेता हूँ, फिल्टरिंग कर लेता हूँ, हाई स्पीड में भी चला लेता हूँ। स्टेबिलिटी में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा 21 इंच व्हील है, तो थोड़ा सा आपको 120 के आसपास थोड़ा डर लग सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 21 इंच व्हील है, मतलब बाइक ऐसी चिपक के चल रही है हाईवे को, ऐसा फील नहीं होता है फॉर 21 इंच व्हील, स्पेशली दिस मोटरसाइकिल। थोड़ा सा आपको डर लगेगा, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, 120 आराम से चल जाती है। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली कॉर्नरिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है बाइक। मुझे पहले लगा था भाई 21 इंच व्हील है, इतनी लॉन्ग व्हील बेस की मोटरसाइकिल है, कॉर्नरिंग लेकिन बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है, नो प्रॉब्लम। टूरिंग कंफर्ट, सीटिंग प्लस सीट प्लस फुट पैक्स। देखिए, टूरिंग कंफर्ट जो है ये बाइक का बढ़िया है, स्टेबिलिटी और दोनों चीज़ें इसी में आती है। टूरिंग में ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक है ये सेगमेंट में, आई फील, क्योंकि टूरिंग के हिसाब से आपको इसमें सारे इक्विपमेंट्स है, हैंडलिंग के हिसाब से सही है, दुनिया भर के एक्सेसरीज लगा सकते हो, अफोर्डेबिलिटी है, हर जगह सर्विस सेंटर है। टूरिंग के हिसाब से मुझे बाइक बहुत अच्छी लगती है। अब तो ट्यूबलेस भी आ गए, टैंक भी बढ़िया है, माइलेज भी अच्छा है, फुट पैक की पोजीशन भी सही है, मतलब टूरिंग के हिसाब से एकदम परफेक्ट फुट पैक पोजीशन है, आपको ज़्यादा क्रैम्प्ड अप फील नहीं होता। अगर होता भी है तो थोड़ा सा पैर ऐसा आ गया, आप आराम से लेके जा सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो फुट रेस्ट लगा सकते हो, थोड़ा पैर ऐसा फैला के बैठने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप ये बाइक पे कर सकते हो, वो भी ईजिली। नाउ व्हेन वी कम टू टॉप स्पीड, तो टॉप स्पीड देखिए, आई डोंट प्रमोट टॉप स्पीड एज सच। मैंने मतलब चलो कर लेते कभी कभी हम, मैं मेजरली 100-120 के आसपास क्रूज कर लेता हूँ, डिपेंड ऑन रोड, कितना ओपन है कितना वाइड है, नहीं तो भाई 100-80-100 इसी पे चलता हूँ। लेकिन टॉप स्पीड की अगर बात करें तो आई थिंक ये बाइक चली जाती है 150-155 आराम से। पर्सनली मैंने आई थिंक ये बाइक अराउंड 140 के आसपास लेके, उसके ऊपर मैं लेके गया नहीं हूँ। पता नहीं, मतलब ऐसा कोई ज़रूरत पड़ी नहीं कि भाई इसकी चलो टॉप स्पीड चेक करते हैं, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में मौका मिला तो करूँगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है कि इतने हाई स्पीड पे जाना, वो भी मतलब एडवेंचर बाइक पे, इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहता हूँ इन टॉप स्पीड। अब आया मेन मुद्दा, बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, इसका माइलेज कितना है। ओके, तो देखो फ्रैंकली आपको बताता हूँ, इसकी फुल टैंक जो है 17 लीटर्स, इसमें मुझे मिल जाता है अगर मैं टूरिंग करूँ प्रॉपर हाईवे टू हाईवे, तो मुझे टैंक में लाइक 350 किलोमीटर में चला लेता हूँ और मैं फ्यूल करता हूँ तो 12-13 लीटर फ्यूल जाता है, मतलब 4-5 लीटर और बचा रहता है। अगर कंसोल पे देखें तो अराउंड 27-28 मुझे मिलता है अगर मैं 100-120 पे क्रूज़ करूँ, 100-110 पे क्रूज़ करूँ। अगर मैं उसके आगे क्रूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा 26-27 आ जाता है। अगर मैं वही 120-125 के ऊपर क्रूज़ करूँ तो माइलेज काफ़ी कम हो जाता है, मतलब एवरेज जो माइलेज होता है वो अराउंड 25 हो जाता है। तो
तो शायद लोगों को ज़्यादा मिल रहा होगा, शायद कम मिल रहा होगा। मुझे ये जो माइलेज मिलता है मैंने आपको बता दिया। अगर फुल टैंक रेंज की बात करें तो 350 प्लस 5 लीटर पेट्रोल अगर बचा है तो आई थिंक अराउंड 450 किलोमीटर बाइक चलनी चाहिए, अगर आप एंड टू एंड टैंक देख रहे हो तो। और सबसे अच्छी बात, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतना अच्छा है कि आज तक, मतलब अब तक एक बार भी बाइक को कुछ लगा नहीं है नीचे। आई एम वेरी श्योर कि लगेगा भी नहीं, अनलेस एंड अनटिल भाई एकदम ही कुछ भलती जगह जा रहे हो तो वहाँ लग सकता है, लेकिन फिर वैसप्लेट हम लगा ही लेते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं। कमिंग टू द बिल्ड क्वालिटी, देखिए बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है सो फार, मुझे कोई ऐसा रस्टिंग या कुछ ऐसा कलर चिप हो रहा है ये सारी चीज़ें मुझे फील हुई नहीं है। बटन्स, प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी ही है, कंसिडरिंग मेरी बाइक हमेशा शेडेड रहती है और बारिश में ओपन नहीं रहती, तो इन दैट केस अभी तक तो कोई इशू आया नहीं है। अब जब आएगा फ्यूचर में तब होगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें जैसे कुछ नट्स एंड बोल्ट्स और उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, मतलब समझ गया ना, थोड़ा सा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा इरोजन जैसा कुछ हो रहा है, तो वो थोड़ा सा है। लेकिन चलो ठीक है, अब अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है तो उसमें हम क्या ही नेट पिकिंग करें। लेकिन हाँ, इस बारे में मैं आपको शायद 1 साल बाद ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँ कि इसकी जो क्वालिटी है, मतलब जो फिट एंड फिनिश की क्वालिटी है वो कैसी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सर्विस कॉस्ट एंड रिपेयर्स। देखो इसकी जो सर्विस है, अभी तो मेरी 3rd फ्री सर्विस हुई है, तो फ्री सर्विस में कोई लेबर लगता नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो इंजन ऑयल है वो सेमी सिंथेटिक 10W40 वो लगभग 1150 रुपये का पड़ता है। ऑयल फिल्टर 250 रुपये का पड़ता है। अगर एयर फिल्टर चेंज करते हो तो वो भी अराउंड 280 रुपीज़ का पड़ता है, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू चेंज सम बिग थिंग्स। जैसे अगर आप इसके ब्रेक पैड्स चेंज करते हो तो थोड़े एक्सपेंसिव है, स्टॉक ब्रेक पैड्स जो ब्रेम्बो के आते हैं, तो वो दोनों सेट 6500 रुपये का, काफ़ी महंगा है, लेकिन आप सिरेमिक वाले भी लगा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। पर्सनली मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ सेंटेड जो कंपनी प्रोवाइड करती है वही लगा लो, इसीलिए मैंने वही लगाए। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना कुछ महंगा है नहीं, मतलब मोटा मोटा 1600, 1700, 2000 तक आपका बिल होगा फॉर फ्री सर्विस। उसके बाद शायद थोड़ा बढ़ जाए क्योंकि लेबर आ जाए, लेकिन बढ़ के कितना बढ़ेगा। रिलायबिलिटी वाइज तो सो फार मुझे थोड़ा डर लगता है कि रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री थोड़ी सी है तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन हुआ नहीं मेरे साथ, अनलेस एंड अनटिल एक बार हुआ था कि जो इंजन बोल्ट है, मतलब जब चैसी ब्रेकडाउन का जो इशू चल रहा था ना, लोगों को चैसी टूट गई, तभी भाई मैं गया था भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी राइड की, और वहाँ पे भाई जो अपना इंजन पे जो माउंटिंग होता है चैसी का, उसका एक राइट साइड वाला बोल्ट भाई गिर गया। पता नहीं कब गिरा, मुझे पता भी नहीं चला। मैं घर वापस आया तब मुझे पता चला, तब मैं डर गया। अगर दोनों गिर जाते तो भाई अपनी भी चैसी क्रैक हो जाती। तो वो थोड़ा सा एक है रिलायबिलिटी वाइज, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा डर लगता है, बस दैट्स इट। अगर आप आपकी बाइक अच्छे से मेंटेन करोगे ना तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सब बैकअप टूल से सब पकड़ के चलो, RSA कर लो बाइक का और एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, दैट्स इट। नेक्स्ट इज द इंजन हीटिंग। इंजन हीटिंग एज सच है सिटी में अगर आप चलाते हो स्टॉप एंड गो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो थोड़ी सी इंजन हीटिंग आपको महसूस होगी। मतलब जो रेडिएटर फैन है वो जल्दी किक इन हो जाता है, और फिर ऐसा कुछ ऐसे नहीं कि गर्म हवा आप पे फेंक रहा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गर्म फील होता है, स्पेशली इफ़ यू लिव इन अ सिटी लाइक मुंबई जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा साल भर गर्मी होती है। तो इंजन हीटिंग है, लेकिन हाईवे पे या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर में मैंने राइड किया है, समर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में थोड़ा इंजन हीटिंग हो जाता है। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम्स तो आपको जानने ज़रूरी है, और प्रॉब्लम्स होने भी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट एकदम 100% परफेक्ट होता नहीं है। परफेक्ट हो तो फिर वो प्रोडक्ट इम्पॉसिबल है ना। तो प्रॉब्लम्स तो है। देखिए सबसे पहला मेन प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट सबको जो फील हुआ है, वो राइट साइड पुलिंग इशू। मतलब हम बाइक चलाते हैं, अगर हम हाथ छोड़ते हैं, विच आई डोंट रिकमेंड, लेकिन अगर छोड़ दिया तो बाइक हल्का हल्का ऐसा राइट साइड में जाता है, तो विच इज़ नॉट नॉर्मल, ये होना नहीं चाहिए। अब मैंने जो पहले अपने स्पोक व्हील्स थे जो ट्यूब वाले थे, उसमें वो इशू हो रहा था। मैंने सर्विस सेंटर में आई थिंक सेकंड सर्विस में उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, उन्होंने व्हील निकाला, उन्होंने थोड़ा अलाइनमेंट किया, वापस लगाया, तो मेरा इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया था। लेकिन फिर भी था, फिर मैंने रिम्स चेंज कर दिए। आई गॉट दीज ट्यूबलेस रिम्स। अभी मैं अगर हाथ छोड़ता हूँ तो एकदम स्लाइट, मतलब एकदम ही स्लाइट, कुछ ऐसा है नहीं, मतलब हल्का सा ऐसा होता है, दैट्स इट, नथिंग टू बॉर्डर अबाउट। लेकिन हाँ, होना तो नहीं चाहिए। और ये इशू आई थिंक ये बाइक का नेचर, मुझे ऐसा लगता है ना, जो वेट है गाड़ी का वो थोड़ा सा राइट साइड पे ज़्यादा टिल्टेड, मतलब थोड़ा ज़्यादा ओरिएंटेड टूवर्ड्स राइट है। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि वो थोड़ा सा फील होता है। ऐसा कोई बॉदरिंग चीज़ नहीं है गाइस, मतलब डोंट कंसिडर इट एज अ पॉइंट कि भाई ये बाइक मैं नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा एक पॉइंट है जो रॉयल एनफील्ड ने एड्रेस करना चाहिए जल्द से जल्द, जिसको हम वाइब्रेशंस नहीं बोलेंगे, बज़ बोलेंगे। देखो बज़ तो है, जैसे मैंने कहा 90 to 115 बज़ है, लेकिन उसके बाद बहुत स्मूथ हो जाती है बाइक। जिसका स्टैंडिंग वेट है वो थोड़ा सा हैवी है, मतलब आप बाइक उठाओगे थोड़ा सा हैवी लगता है। तो ये प्रॉब्लम कब हो सकता है, जब हम कोई लद्दाख या कोई स्पीति ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ऑफ रोड है, और जहाँ पे बाइक थोड़ी सी ऐसी हो गई और फिर तो आपको बाइक छोड़ देनी है, क्योंकि वो
हैंडल होना मुश्किल। द वेट इज़ मोर फोकस्ड अपवर्ड्स, तो थोड़ा नीचे अगर वेट होता ना तो थोड़ा हैंडलिंग में अच्छे हो जाते, लेकिन अभी दैट्स हाउ द बाइक इज़ मेड, तो इसमें क्या ही कंप्लेंट करेंगे हम, लेकिन एक गाड़ी का नेचर है, जस्ट वो आपको बता रहा हूँ। अब एक मुझे थोड़ी दिक्कत लगती है, एक प्रॉब्लम है कि इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, जैसे राइड बाय वायर है, तो ये ना 2000 आरपीएम के आसपास थोड़ा सा हल्का सा एक आधे सेकंड का पावर लैग आता है। वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब पहली बार बाइक चलाओगे ना, आपको वो समझ में आ जाएगी कि यार ये कैसा थोड़ा सा लैग है, स्लाइट, ऐसा लगता है कि कोई बग है। तो ये थोड़ा सा आई थिंक रॉयल एनफील्ड शुड सॉर्ट इट आउट। नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इसकी जो गियरिंग है वो थोड़ी शॉर्ट है। मतलब आप अगर ट्रैफिक में चला रहे हो ना, आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ेंगे। ऐसा एक ही गियर पे हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, तो ये थोड़ा सा इट्स गुड। मतलब ऐसा नहीं है, हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिटी में कम्यूटिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक गियर पे हो तो बेटर है, नहीं तो भाई बार बार ये सब करो फिर गियर चेंज करो, इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग। नेक्स्ट इशू ये है कि इसके जो बोल्ट्स है ना, कुछ बोल्ट्स थोड़े लूज होते हैं। मैंने आइडेंटिफाई करके रखी कौन कौन से बोल्ट्स इसके लूज होते हैं। देखिए ये जो इसकी जो फ्रेम ये आती है कंपनी से, इसका बोल्ट कभी कभी लूज हो सकता है। फिर यहाँ पे जो बड़े बड़े बोल्ट्स आपको दिखते हैं ना, ये कभी कभी लूज हो सकते हैं। ऐसे कोई बहुत इजीली होते नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा 5000 किलोमीटर बाद या कोई लॉन्ग राइड पे आप जा रहे हैं, उसके पहले थोड़ा सा खुद ही चेक कर लो, घर पे आप खुद ही कर लो। और एक बेसिक चेकअप भी होना चाहिए, चाहे आपके पास ये मोटरसाइकिल हो, कुछ कोई और भी हो, कि ये चीज़ें हम करना चाहिए। अब नाउ दैट आई हैव दिस बाइक, तो ये मैंने अभी रूल लगा दिया कि भाई अभी मैं राइड के पहले ना सब कुछ चेक करके जाता हूँ। जैसे अभी थर्ड सर्विस किया है, मैंने सारे बोल्ट चेक कर लिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो इंजन बोल्ट्स है ना, जो चैसी माउंटेड है, ये भाई अगर आप क्रैश गार्ड लगा रहे हो तो क्रैश गार्ड वो निकालो, उसको लॉकटाइट लगाओ, अप्लाई करो और लॉकटाइट से लगा दो, ताकि वो परमानेंटली फिक्स हो जाए। क्योंकि भाई वो गिरने का हम रिस्क नहीं ले सकते। बाकी गिर गए तो चलो ठीक है, लेकिन वो बोल्ट आपको इजीली बाहर मिलेंगे भी नहीं, और वो गिर गए ना तो चैसी वैसी पे प्रेशर आके कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसके हैंडल बार थोड़ा सा थिन है। आई थिंक थोड़ा सा मोटा होता तो बेटर होता, क्योंकि थोड़ा सा फिर अगर गिरती है तो फिर बैंड होने के चांसेस कम होते हैं, और थोड़ा सा बेटर भी होता है ना चलाने में, थोड़ा आपको खुद को थोड़ा अच्छा फील भी होता है। थोड़े से पतले है कंपेयर टू द काइंड ऑफ बाइक दिस इज। नेक्स्ट इशू इज द डेली कम्यूट एंड सिटी ट्रैफिक। भाई ये नॉट वेरी इजी टू हैंडल इन सिटी ट्रैफिक, क्योंकि हैवी भी है, टॉप हैवी है और बहुत लंबी है। टॉप एंड को ट्रैफिक में इसकी हीटिंग भी आप फील कर सकते हो, इंजन थोड़ा गर्म भी हो जाता है, प्लस इसका हेडलाइट बहुत ही वीक है। तो सिटी में कम्यूट करने के हिसाब से आई वोंट प्रेफर दिस बाइक, क्योंकि इसका व्हील बेस बड़ा है ना, तो थोड़ा फटाफट आपको फिल्टरिंग करना है, किधर भी घुसता है किधर भी डालना है। एक्सपल्स जैसा मत सोचो, क्योंकि एक्सपल्स हल्की बाइक है, काफ़ी इजी टू हैंडल है। KTM 390 एडवेंचर काफ़ी हल्की बाइक है, वो भी इजीली हैंडल हो जाती है, सिटी में भी अच्छी चलती है। ये थोड़ी सी सिटी में हैवी भी है, आपको फील होगा, बार बार आप ऐसा पैर वैर भाई थाई वर्कआउट हो जाएगा, थोड़ा सा फील होता है। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, भाई एक ही बाइक है, तो फिर सिटी में चला ही सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है जैसे स्कूटर वूटर चलाना है, तो आप वो आई वुड प्रेफर दैट मोर, क्योंकि सिटी में थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती है बाइक। मतलब स्पेशली इन सिटी लाइक मुंबई, अगर आप छोटे शहरों में हो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इशू इज़ द स्टॉक विंडशील्ड। ये देखिए स्टॉक विंडशील्ड इसकी बहुत ही छोटी है, बहुत ही नैरो है, लेकिन यार स्टॉक विंडशील्ड अगर बड़ी दे दे तो फिर इनकी एक्सेसरी कौन लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इतनी कुछ खास है नहीं, मतलब बस एक वाइज़र है लगा हुआ जो बस थोड़ा लुक देता है, और यहाँ पे हवा, मतलब यहाँ तक हवा नहीं आती, उसके ऊपर आपको फुल हवा आएगी। तो यू नीड्स अ बिगर विंडशील्ड और दिस काइंड ऑफ विंडशील्ड एक्सटेंडर जो थोड़ा सा हेलमेट के ऊपर से हवा फेंक दे, थोड़ा सा वाइड हो तो और भी अच्छा। चलो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया वीडियो। यहाँ पे जो कंसोल है, नेक्स्ट इशू, इसमें जो मैप्स लगते हैं उसके लिए फ़ोन आपका शुरू रहना पड़ता है, दैट इज़ अ ड्रॉबैक। मतलब आपने दे तो दिया, लेकिन अगर फ़ोन ही शुरू रहेगा तो फिर फ़ोन ही लगा दे लोग यार। फ़ोन बैग में तो वैसे भी उसकी बैटरी ड्रेन हो रही है, तो कुछ एक सॉफ्टवेयर अपडेट फेंक दो या कुछ तो करो यार, कि वो जो स्क्रीन है वो स्क्रीन शुरू ना हो, फ़ोन की स्क्रीन बंद करके वहाँ पे मैप दिख जाए तो मज़ा आए। नेक्स्ट इशू इज़ विद द नॉट दिस बाइक बट दिस ब्रांड। भाई इतने ज़्यादा बाइक्स है मार्केट में, इतने जगह जगह पे छोटे छोटे शहरों में भी सर्विस सेंटर्स हैं, और प्रॉब्लम यह है कि इतने ज़्यादा नंबर्स में बाइक बिकती है। मतलब रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की, इनके सर्विस सेंटर में जहाँ जब भी जाओ यार भीड़ ही होती है यार हमेशा। मतलब काम जल्दी तो होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंडली जो मैकेनिक्स है वो भाई काम कर करके थक जाते हैं, दिन के 50 बाइक करते हैं वो लोग, तो इसीलिए ना बाइक पे मतलब ध्यान से काम होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिस आउट कर देना, कुछ चीज़ें छोड़ देना, अगर वॉश करे तो कैसे भी वॉश कर देना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इशू है जो रॉयल एनफील्ड को एड्रेस करनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि भाई नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है रॉयल एनफील्ड की, सर्विस सेंटर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो ये इशू हीरो में भी है, इनफैक्ट हीरो में बहुत सारी बाइक्स आती है, तो इन दैट केस थोड़ा ध्यान देना कम हो जाता है। अगर आप KTM में देखो तो इतने ज़्यादा बाइक्स नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान
इससे तो बेटर हो जाता है आपकी बाइक पे। सेकेंडली, इनके सर्विस सेंटर की जो प्राइसिंग है, मतलब कभी कभी अगर मैं एक सर्विस करता हूँ एक सर्विस सेंटर पे, वहाँ पे एक चार्ज लगाते हैं वो लोग, अगर दूसरे सर्विस सेंटर में सेम काम किया तो वहाँ स्लाइट अलग डिफरेंट चार्ज लगता है, कभी मतलब 100-200 ऊपर नीचे, समझ रहे हो ना। कोई एक इशू हम यहाँ पे बताएंगे तो उसका कोई अलग ही कोड डाल के वो सस्ते में हो जाएगा। जैसे मैंने टायर रिम्स चेंज किए, अब मुझे लग गया अराउंड कितने लगे थे मुझे, 1600 रुपये से आई थिंक 1500 रुपये लग गए थे। अब यही चीज़ मेरे एक सब्सक्राइबर ने किया, मुझे मैसेज किया था, तो उसके सर्विस सेंटर ने 500-600 में काम कर दिया। तो सर्विस कोड भी भेजा था उसने, मैंने वो दिखाया सर्विस सेंटर को, तो बोला कि भाई अब हमको जो बताया गया हम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अनइवननेस है सर्विस सेंटर में, थोड़ा सा वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता ना तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि प्राइसिंग फिर हर जगह अलग अलग है, तो फिर थोड़ा सा इट्स नॉट गुड। अगर आप सिमिलर प्राइसिंग रखोगे हर जगह तो फिर सारे कस्टमर्स को सेम प्राइस मिलेगी, तो एक सेम फीडबैक आएगा। एंड आई थिंक दैट्स इट, यही प्रॉब्लम्स है, बाकी प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ है नहीं। 10,000 किलोमीटर में मुझे बाइक बहुत अच्छी लगी है, बढ़िया चली है, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी आने वाले किलोमीटर्स में आपको पता चलेगा कि भाई इसका और आने वाला परफॉर्मेंस कैसा है, आने वाला मेरा फीडबैक कैसा है। बाय द वे, अगर कंपैरिजन करें इस बाइक का तो KTM एडवेंचर 390 के साथ, तो अब पुरानी वाली तो हम साइड में रख देंगे क्योंकि वो पुरानी हो गई है, नई वाली जो आने वाली है उसके साथ कंपैरिजन करें तो अब वो आई नहीं है, तो हम चलाए नहीं, तो हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि कैसे कंपेयर है। लेकिन स्टिल वो बाइक मुझे लगती है थोड़ी फन टू राइड एडवेंचर बाइक है, नॉट अ हार्डकोर टूरर। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा व्हील बेस, सीट, बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक टूरर को टूरर बनाते हैं, वो इसमें ज़्यादा है। जैसे इसका सीट बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी वाइड है, पीछे का सीट भी वाइड है, माउंटिंग पोजीशंस बहुत अच्छी है, मतलब भाई आप इतना सामान लगा सकते हैं, टॉप बॉक्स ईजिली लगा सकते हो, उस पर भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। इसकी टैंक बड़ी है, प्लस यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन काउंट फॉर एक्सेसरीज। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज भी मिलती है, 21 इंच व्हील ट्यूबलेस मिलता है, लॉन्ग टैंक रेंज मिलती है और काफ़ी अच्छा सस्पेंशन मिलता है। आई एम वेरी श्योर भाई ये सस्पेंशन है ना, ऐसा सस्पेंशन और कोई भी बाइक में नहीं है इन दिस सेगमेंट। अब BMW GS 310 कंसिडर करें तो वो थोड़ी पुरानी बाइक हो गई है, हालांकि उसका नया वर्जन जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में तो भाई फिलहाल तो मुझे ये बेटर लगती है, क्योंकि उसका सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा है एंड उसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, प्लस उसके सर्विस सेंटर बहुत कम है। बाइक तो वो भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ये नई बाइक है ना, वो जब नया मॉडल आएगा तब मज़ा आएगा। Concluding this video, well, was this my right decision to buy this motorcycle? तो I would say yes, क्योंकि मैं मार्केट में एक ऐसी एडवेंचर मोटरसाइकिल ढूंढ रहा था जो यही सेगमेंट आसपास 400 सीसी के आसपास हो, चलने में बहुत मज़ा आता है इसको, इट राइड्स वेरी गुड, तो इसीलिए मैंने ये बाइक ली और सो फार आई एम हैप्पी विद इट, नो प्रॉब्लम इन दैट। छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, वो तो हर बाइक में होते हैं। सो येस, आई थिंक इट वॉज द राइट डिसीजन फॉर मी एंड विल आई रेकमेंड टू यू गाइस। तो येस, डेफिनेटली यार, अगर आपका बजट भाई 3.5 लाख 4 लाख के आसपास है, अच्छा आपको एक एडवेंचर फुल्ली लोडेड बाइक चाहिए जिसमें आप भाई कहीं पे भी जा सकते हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। अफोर्डेबल भी है और ईजिली सर्विस एक्सेसिबल है, प्लस अफोर्डेबल स्पेयर पार्ट्स, मैकेनिक्स कोई भी मैकेनिक काम कर लेगा, मोर और लेस कोई भी मैकेनिक कार काम कर लेगा, और चलती भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छा है, टैंक रेंज भी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस रॉयल इनफील्ड लेना है, थोड़ा सा नट्स बोल्ट्स और ये सारी चीज़ों का बस ध्यान रख लेना, कुछ स्पेयर पार्ट्स सामने खुद के रख लेना, बस दैट्स इट। हाँ, आर देयर एनी अपग्रेड्स दैट आर नीडेड? अगर आप ये बाइक लेते हो तो हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आप पहले ज़रूर कर सकते हो, जैसे मैंने की है, जैसे पीछे एक बेस प्लेट लगा दिया है, देन मिरर्स मैंने चेंज कर लिए, देन आप हैंड गार्ड्स लगा लो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्स लाइट्स ज़रूर लगाना क्योंकि हेडलाइट बहुत ही वीक है। फिर अगर आप टूरिंग करते हो तो बड़ी विंडशील्ड है तो विंडशील्ड एक्सटेंडर लगा दो, क्रैश गार्ड लगा सकते हो, क्रैश गार्ड लगा लो, जो साइड स्टैंड है उसका एक्सटेंडर लगा लो क्योंकि साइड स्टैंड ज़्यादा झुक जाता है। तो बस ये कुछ कुछ चीज़ें हैं एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। अब कुछ रह गया तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। और बस अपनी अब कुछ दिनों में अपनी बहुत बड़ी एडवेंचर राइड होने वाली है, सबसे बड़ी एडवेंचर राइड ऑन हिमालयन 450, वो भी पहाड़ों में, मतलब बर्फ़ -डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, तो वहाँ पे भाई बहुत चीज़ें पता चलने वाली है कि ठंड में बाइक कैसी चल रही है, स्नो अगर हो तो फिर कैसी चल रही है, कोल्ड स्टार्ट हो रही है अगेन -10 -15 डिग्री सेल्सियस, तो मज़ा आएगा। काफ़ी एडवेंचरस राइड है, बने रहे चैनल पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे लाइव अपडेट्स अभी आती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बड़ा वीडियो है, अगर यहाँ तक देखा है तो भाई थम्स अप। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव लाइफ।